आपने पिछली वीडियो में फार्मेसी एक्ट 1948 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारा मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन और नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट से कोरिलेट करता है। तो इस वीडियो में हम इन चारों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी जो आपका पिछला क्वेश्चन जो सॉल्व कर दिया गया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, राइट इन ब्रीफ अबाउट मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड बॉन्ड। कि जो आउटसाइड बॉन्ड की लैब होती है उसमें मैन्युफैक्चरिंग किस टाइप से होती है, ब्रीफ में आप उसमें बताइए। तो यहाँ पे देखिए आउटसाइड बॉन्ड है, ये आपका नॉन बॉन्डेड के नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप लिमिटेड ऑपरेशंस। इसमें जो नार्कोटिक कमिश्नर या जो एक्साइज कमिश्नर होते हैं, जैसे जो टैक्स लेते हैं, वो इस लैब के लिए एक टाइमिंग स्पेसिफिक टाइम सेट किए रहते हैं, उसी टाइम पे वहाँ का लैब का प्रोडक्शन या सेलिंग होगा। मतलब कि लैब को जब लैब ओपन होती है, क्लोज होती है, उसका टाइम फिक्स होता है और कौन फिक्स करेगा? वहाँ के एक्साइज कमिश्नर। ठीक है, जनरली इसका जो टाइमिंग होता है वो होता है सनराइज टू सनसेट, मतलब कि जब सूर्य उगता है और जब सूर्य डूब जाता है उसी के बीच में इसकी टाइमिंग सेट होती है। फिर आपका फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी फैसिलिटी रिक्वायरमेंट्स होती है वहाँ पे लैब में? सेपरेट रूम्स फॉर लैब एक्सपायरेट एंड फिनिश प्रोडक्ट। जो हमारी लैब बनी हुई है वहाँ पे हर एक सेपरेट रूम रहना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वहाँ पे हम एल्कोहल जो एक्सपायरेट है हमारा उसको स्टोर कर रहे हैं, या फिर जो हम प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट हमने बना लिया है उसको स्टोर कर रहे हैं, उसका एक सभी का एक अलग अलग रूम रहना चाहिए। ठीक है, दूसरा है फिर सिंगल एंट्रेंस विद सिक्योर डोर। जो लैब में जाने का डोर है वो एक सिंगल रहना चाहिए और सिक्योर रहना चाहिए, वहाँ पे कोई अनऑथराइज्ड पर्सन वहाँ पे एंट्री ना करने पाए। फिर आपका स्ट्रॉन्ग विंडोज विद स्पेसिफिक बार एंड डेस्क प्रॉपर्टी। जो आपकी लैब बनी हुई है उसमें जो रूम्स है वहाँ पे जो खिड़की है वो खिड़की मजबूत लोहे की बनी होनी चाहिए और उसमें जाली लगी रहनी चाहिए। फिर आपका कंट्रोल ड्रेनेज एंड यूटिलिटीज, मतलब कि जो ड्रेनेज, जो गंदगी आप लैब में काम करते हैं वहाँ से जो गंदा पानी या कुछ भी गंदगी जो निकलता है तो उसका एक स्पेशल वहाँ पे ड्रेनेज रहना चाहिए, स्टोर कर सकें, या वहाँ फेंके ना। और यूटिलिटीज में आ जाएगा कि जो आपका गैस कनेक्शन है, लाइट कनेक्शन, वो भी प्रॉपर मेंटेन रहना चाहिए, जैसे जो कटआउट लगा रहना चाहिए, ताकि एक जगह से कुछ शॉर्ट सर्किट हो तो आप एक जगह से उसको कटआउट कर सके, या गैस कहीं लीकेज हो रहा है तो एक जगह से फुल स्टॉप होना चाहिए, वहाँ से तुरंत बंद कर दो ताकि आपका और ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें रहनी चाहिए वहाँ पे। फिर आपका एल्कोहल प्रोक्योरमेंट, मतलब कि जब आप इस आउटसाइड बॉन्ड है इसमें आप एल्कोहल कैसे प्रोक्योर करेंगे, खरीदेंगे कैसे? इसमें है ड्यूटी पेड बिफोर परचेज, मतलब कि जब आप एल्कोहल खरीदने जाएँगे तो परचेज़ करने के पहले ही वहाँ पे उसकी ड्यूटी पेड कर देंगे। फिर ट्रिपलेट फॉर्म यहाँ पे दिया है कि जो फॉर्म आप भरेंगे, फिल करेंगे वहाँ पे अल्कोहल खरीदने के लिए, तो उसका ट्रिपलेट फॉर्म लेंगे और जो 3 फॉर्म होगा, पहला फॉर्म आप वेयर हाउस के पास, फिर ऑफिसर्स के पास, फिर लाइसेंसी, इन तीनों जन के पास वो फॉर्म आपको सबमिट करना है। फिर जो आपका वहाँ पे ड्यूटी जो टैक्स लगा है पेमेंट, वो ट्रेज़री को देंगे विथ चालान रिसीप्ट, जो आपकी चालान रिसीप्ट है उसके साथ उनको पेमेंट करेंगे। फिर जब वहाँ से आपको एल्कोहल मिलेगा तो वो सील्ड रहना चाहिए, ये आप वहाँ पे ज़रूर चेक करेंगे। फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, इसका मतलब हो जाएगा कि जैसे आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट में अगर सील्ड बॉटल नहीं रहेगी तो वहाँ से कोई भी उसको निकाल के इलीगल यूज कर सकता है, मतलब कोई भी सप्लाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है अगर सील्ड नहीं है तो। ठीक है, दूसरा हो जाएगा स्टोरेज, वही कंडीशन स्टोरेज में भी होती है, अगर आप स्टोर कर दिए हैं कोई भी अनऑथराइज पर्सन या ऑथराइज पर्सन कहीं भी उसका इलीगल यूज कर सकता है। ठीक है, फिर है रीसेल ऑफ एल्कोहल प्रोहिबिटेड, मतलब कि जो एल्कोहल आपने वहाँ से खरीदा है उसको आप रीसेल दोबारा से सेल नहीं कर सकते, केवल आप उसका प्रोडक्शन ही कर सकते हैं। फिर आएगा आपका प्रोडक्शन एंड स्टोरेज, तो इसमें क्या है, मस्ट अकर विद इन लाइसेंस्ड प्रीमिसेस, मतलब कि जो भी प्रोडक्शन या स्टोरेज है वो केवल ही केवल लाइसेंस पर्सन ही करेंगे, जिनके पास लाइसेंस है वही मैन्युफैक्चरिंग लेबोरेटरी वाले काम करेंगे। फिर सेपरेट फिनिश स्टोर, जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एक सेपरेट रूम रहना चाहिए जहाँ पे आप सारा मॉलिक्यूल जो आप प्रोडक्ट रखे हैं वहाँ पे मॉलिक्यूल्स रख सकें। ठीक है, फिर डिटेल रिकॉर्ड्स इन स्टॉक रजिस्टर, जो आपने प्रोडक्शन किया है या आपने जो खरीदा है उन सभी का एक डिटेल रिकॉर्ड आपके पास रहना चाहिए, ताकि जब भी वहाँ पे इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट करने आए तो उनकी जो अथॉरिटी होती है जो भी चेक करना है वो आसानी से सारा चीज़ डिटेल आपका चेक कर ले। क्वालिटी कंट्रोल में आता है कि आपका जो 10% प्रोडक्ट है, मतलब कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसका 10% आपको रख लेना है एज अ सैंपल, जिसकी आप टेस्टिंग कराएँगे, एनालिसिस कराएँगे। ठीक है? और एक चीज़ इस लैब में आता है, अगर कुछ भी ऑफेंसेस किए गए हैं तो आपके ऊपर ₹2000 फाइन लगेगा या उसका 10 गुना भी लग सकता है। ठीक है? वो आपके केस के ऊपर है, कैसा केस है। अगर केस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला है
तो उसमें लाइसेंस भी विथड्रॉ कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से देखिए आपका हो गया ये आउटसाइड बॉन्ड के बारे में कि ऐसे-ऐसे बॉन्ड में कि लैबोरेटरी में ऐसे-ऐसे काम होता है। तो ये देखिए एक शॉर्ट नोट है, इसको आप याद कर लीजिए इस टाइप से। अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम मिले तो इनके बारे में भी आप थोड़ा-थोड़ा 2-2 लाइन लिख देंगे तो आपका पेज और भी भर जाएगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है? राइट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ द ओपियम पॉपी मतलब कि जो ओपियम पॉपी है उसके कल्टीवेशन और कलेक्शन मतलब कि जो खेती होती है और उस खेती के बाद जो कलेक्शन होता है, उसके क्या टर्म्स हैं और क्या कंडीशंस हैं। तो इसका आंसर जो है मैं आपको सभी का इसमें जो ओपियम पॉपी है, कोका प्लांट है, कैनाबिस है, सभी का एक मिक्सअप बता दे रहा हूँ ताकि जो एग्ज़ाम में आए तो आप उसको सारे का आंसर लिख सकें। अब ये आपके पुराने एग्ज़ाम में पूछा ओपियम पॉपी, हो सकता है एग्ज़ाम में आपके कोका प्लांट का पूछ ले। तो आप यही चीज़ जानते रहिए, यही आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें पहले आप लिखेंगे नो पर्सन शैल मतलब कि कोई भी पर्सन नहीं कर सकता है क्या? कल्टीवेट एनी कोका प्लांट और गैदर एनी पोर्शन ऑफ कोका प्लांट मतलब कि कोई भी कोका प्लांट की खेती नहीं कर सकता है। सेम चीज़ वही नीचे लिखा है कि ओपियम की भी खेती नहीं कर सकता है और कैनाबिस की नहीं कर सकता है। उसके साथ-साथ ये इन मॉलिक्यूल के रिलेटेड कुछ भी प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चरिंग, पोजेसेस, सेल, परचेज़, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउस, यूज़, कंज्यूम, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो कि कोई भी पर्सन उसको नहीं कर सकता है, ठीक है? कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ब्रेन पे एडिक्शन करे या ब्रेन पे इफ़ेक्ट करे या फिर ऐसे कह लीजिए जो नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के अंतर्गत आता है, उसकी नहीं खेती कर सकते हैं, नहीं कलेक्शन कर सकते हैं, नहीं मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, नहीं सेलिंग, परचेज़ कुछ भी आप नहीं कर सकते। वो केवल और केवल इस रूल के अंतर्गत ही आएगा और उसका जो भी कंट्रोल और रेगुलेट कौन करता है? पहला देखिए आपका करता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 9 से, ठीक है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या-क्या पावर रहता है? जो भी कल्टीवेशन या गैदरिंग या फिर प्रोडक्शन, पोज़ीशन पोज़ीशन का मतलब हो जाएगा कि वहाँ पे रूल्स रेगुलेशन लगाना। सेल, परचेज़, ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट, इंटर स्टेट यूज़, कंजम्पशन, ठीक है? कोका लीफ का। तो ये पूरी पावर रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर ओपियम पॉपी का वो भी रहता है, पॉपी स्ट्रॉ उसका भी पावर इनके पास रहता है। तो इसमें हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग-अलग है। अगर एग्ज़ाम में कोई एक पूछेगा, इंडिविजुअल पूछेगा तो आप एक का लिख दीजिएगा, नहीं तो अगर पूरा पूछेगा कि कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंस तो आप पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है? तो इसे सेल ऑफ ओपियम मतलब ये पॉइंट को अलग-अलग कर दिए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम करता है। फिर देखिए इसमें लिखा है मैन्युफैक्चर और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, ठीक है? जो आपने प्रोडक्ट कलेक्ट कर लिया है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग से फिर उसका एक प्रोडक्ट में उसको ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ हो जाता है इसमें। फिर देखिए इसमें दिया है कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस मतलब कि जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस रहते हैं, उनका भी मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगा। द इम्पोर्ट इंटो इंडिया एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया एंड ट्रांसमिट ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस ये भी आएगा कंट्रोल एंड रेगुलेशन आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है? एक चीज़ इसमें और होता है स्टेट गवर्नमेंट जो आपका चलता है सेक्शन 10 तो इसमें क्या होता है कि वेयर हाउस सेल परचेज कंज्यूम एंड यूज ऑफ कॉफी स्टॉक ये इनके पास आएगा। फिर वही सेम चीज़ जो इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट है या रूल्स रेगुलेशन है ओपीएम के रिलेटेड ये भी इनके पास आएगा। कैनाबिस का है ये भी इनके पास रहेगा और जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिनल ओपियम जो भी ओपियम का हम मेडिसिनल प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन उसके लिए लॉफुली एंटाइटल्ड मतलब कि रूल्स रेगुलेशन बने हुए होते हैं, तो वो रूल्स रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर रहता है। इसमें ये समझ लीजिए कि जो भी हम खेती करते हैं, वो जाएगा हमारा पहले स्टेट के पास, स्टेट से फिर जाएगा सेंट्रल के पास। ठीक है? फिर सेंट्रल वहाँ से रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, फिर उसी रूल्स रेगुलेशन को सेंट्रल कोऑर्डिनेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। तो उसी के दोनों को मिला के ये रूल्स रेगुलेशन चलते हैं। फिर इसमें देखिए वही सेम चीज़ है कि जो कोका लीफ है उसका पूरा रूल्स रेगुलेशन ये करेंगे या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो एडिक्ट रजिस्टर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के पास, तो उसका भी जो मैन्युफैक्चरिंग है और रूल्स रेगुलेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट उसको क्लियर करेगा। मतलब कि जो आपके स्टेट में हो रहा है, वहाँ से ये देख-रेख करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट सारे स्टेट का वो देख-रेख करते हैं। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप जैसे मैंने बताया कि इसको आप जैसे भी क्वेश्चन पूछेगा वैसे लिख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का आंसर है। जैसे इसमें आपने पूछा है कि ओपियम पॉपी के बारे में क्या होता है। तो इसमें देखिए कंट्रोल, रेगुलेशन और जो भी टर्म्स, कंडीशन है वो सारी चीज़, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए। तो इसमें अलग से आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ नार्कोटिक साइकोट्रॉपिक कंसल्टिव कमिटी। ठीक है, जो कंसल्टिव कमिटी होती है उसके कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन के बारे में बताइए। तो इसमें देख लीजिए, इसमें देखिए मैंने 2 चीज़ ऐड कर दिया है कि जो कंसल्टिव कमिटी होती है और जो नार्कोटिक एक्ट के अंतर्गत जो कमिश्नर आते हैं उनको भी मैंने बता दिया इसमें।
तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि जो आपके एनडीपीएस एक्ट है उसके अंतर्गत कौन कौन से ऑफिसर्स आते हैं। तो पहले जो ऑफिसर्स बनते हैं इसमें नारकोटिक कमिश्नर रहते हैं। इनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जैसे कि एज ए सुपरवाइजर समझ लीजिए कि ये पूरा चीज़ देख रेख करते हैं कि कहीं भी इनलीगल यूज ना होने पाए। अगर खेती भी हो रही है वो भी इनलीगल ना हो, और जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो इनलीगल तरीके की ना हो। और इनके पास जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इनको भी और भी फंक्शन देती है जो आपका एनडीपीएस एक्ट के रूल के ज़रिए आता है। फिर दूसरी इसमें एक कमिटी बनती है जिसको हम बोलते हैं नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टिव कमिटी, ठीक है। कंसल्टिव कमिटी का मेन एक काम रहता है एडवाइजरी कमिटी, ठीक है। ये करते हैं एडवाइस, कोई भी रूल्स रेगुलेशन लाना हुआ या कुछ केस ऐसा हो गया कि उसमें जो निर्णय है वो निर्णय नहीं लिया जा पा रहा है, तो उसमें एक एडवाइजरी कमिटी बैठाई जाती है। उस कमिटी का जो भी लास्ट डिसीजन होता है उसी पे काम किया जाता है। तो उसमें नारकोटिक एक टीम बनाई जाती है, टीम में एक आपका हेड रहेंगे और उनके साथ-साथ और टीम्स रहेंगी। तो वो टीम्स एक नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक कंसल्टेटिव कमिटी के नाम से कहा जाता है और उसका काम हो जाएगा एडवाइजरी कमिटी का काम। और इनका काम क्या होता है, सारे लोग का काम एक साथ लिख दिया गया है यहाँ पे अथॉरिटी एंड फंक्शन में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओपियम प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये ओपियम प्रोडक्शन का मतलब इसमें सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसा नहीं केवल ओपियम के लिए है। तो ये क्या करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ग्रैंड लाइसेंस सेट लिमिट्स फॉर ओपी कल्टीवेशन, ठीक है। जो लाइसेंस को देना है या विथड्रॉ करना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर रहता है, और उसके साथ-साथ जो इसकी प्राइस है, लिमिट्स है कि कितनी खेती की जाएगी और उसका क्या प्राइस रहेगा, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट सेट करता है। मैंडेटरी डिलीवरी इसमें आ जाएगा कि जो कल्टीवेटर्स हैं मस्ट डिलीवर ऑल ओपियम टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब कि जहाँ पे खेती हुई है, जिन लोग खेती कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस है, वो डिलीवरी करेंगे गवर्नमेंट। जहाँ पे आपका अथॉरिटी होती है, जिनके पास नार्कोटिक कमिश्नर है, उन्हीं के अंडर में एक वेयर हाउस होता है, वहीं पे सारे लोग ले जाके वहाँ पे डिलीवरी करेंगे, जो भी उन्होंने कल्टीवेशन कलेक्शन किया है। फिर लाइसेंसेस एंड फीस, जो भी लाइसेंस रिक्वायर है कल्टीवेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उसकी जो फीस है वो सेट करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अपील्स में क्या है आपका प्रोसेस फॉर अपीलिंग डिनाइड और रिवोक लाइसेंस, जो आपके लाइसेंस रिवोक हो गए हैं, मतलब कि जिनके ऊपर केस चल रहे हैं, या डिनाइड जिनको रद्द कर दिया गया है, तो उनका अपील आप फिर से कर सकते हैं। वो चीज़ का भी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। तो वहाँ पे उसके जो भी फॉर्म रहेगा वहाँ पे जाके आप उसको अपील कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में आएगा आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल वे एग्जामिन एंड क्लासिफाई ओपियम एंड डिलीवरी, मतलब कि जब भी कलेक्शन जो भी हुआ रहता है मॉलिक्यूल, उसका गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा उसका वेट किया जाता है और उसको एग्जामिन किया जाता है और उसको क्लासिफाई किया जाता है। कि ये समझ लीजिए उस मॉलिक्यूल को पूरी तरीके से जाँच किया जाता है कि मॉलिक्यूल सही है कि नहीं सही है। ठीक है? तो वो भी पावर आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है। सेट प्राइस जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी वहाँ पे कल्टीवेटर्स हैं, ओपीएम पे डिलीवरी करते हैं, तो वहाँ पे प्राइस जो पेड होगी वो सेट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है? कुछ और रूल्स रेगुलेशन हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो काम करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्शन बाय वेरियस ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को और कुछ ऑफिसर और उसके साथ-साथ जो अथॉरिटी है, उन सभी को कोऑर्डिनेट करती है। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इन सभी को चलाया जाता है। असिस्टेंट टू कंसल्ट अथॉरिटी इन फॉरेन कंट्री, मतलब कि जो भी वहाँ पे कंसल्ट अथॉरिटी रहती है, उस अथॉरिटी से जो फॉरेन कंट्री रहती है, उनके दोनों के बीच में कंसल्ट कराया जाता है, दोनों के बीच में बातचीत कराया जाता है, जिससे वो कम्युनिकेशन करते हैं और जो भी रूल्स रेगुलेशन होता है उसके तहत वो वहाँ पे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। फिर क्या करता है ये आइडेंटिफिकेशन, ट्रीटमेंट, एजुकेशन, आफ्टर केयर, रिहैबिलिटेशन एंड सोशल रीइंट्रैक्शन ऑफ एडिक्ट्स, मतलब कि जितने भी एडिक्ट, जो भी एडिक्ट केस है या जो एडिक्ट नहीं है, उन जो एडिक्ट हो गए हैं, उनको क्या करता है कि उनको ट्रीटमेंट देता है, और जो एडिक्ट नहीं हुए हैं उनको एजुकेशन देता है, या फिर आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो जाएगा कि वो आइडेंटिफाई करता रहता है कि जो इलीगल यूज हो रही है कि नहीं हो रही, अगर हो रही है तो उसको रोकेगा, एजुकेशन को देती रहती है सभी को और सभी में अवेयरनेस को बढ़ाती रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सच अदर मैटर्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एक्ट एंड प्रिवेंटिंग, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा कि जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको समय समय पे उसको इम्प्लीमेंट करता रहता है। जो भी ड्रग के अब्यूज हैं, एडिक्शन है, उन सभी को के रिलेटेड सभी चीज़ों को ये टाइम से टाइम बदलता रहता है ताकि इनलीगल यूज ना होने पाए। लास्ट आपका आल्सो अपॉइंट नार्कोटिक कमिश्नर एंड अदर ऑफिसर्स, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही पावर रहता है जो नार्कोटिक कमिश्नर को और अदर कमिटी या ऑफिसर्स को ये अपॉइंट करता है ताकि जो इसका रूल्स रेगुलेशन है उसको एक बेहतरीन तरीके से चलाया जा सके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि
डिस्क्राइब क्लासेस रूल ऑफ ड्रग विच कैन बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अंडर एनडीपीएस एक्ट, मतलब कि जो एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो किस तरीके से होता है। तो इसमें देखिए एक चीज़ है, बेसिकली आप समझ लीजिए कि क्या होता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। दी सब्सटेंसेस टाइटली कंट्रोल, मतलब कि इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर एक सख्त रूल है। स्पेशल परमिशन नीडेड फॉर मोस्ट केसेस, मतलब कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर एक स्पेशल परमिशन चाहिए होता है, तभी जाके आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर पाएंगे। चेक एनडीपीएस रूल फॉर स्पेसिफिक शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकेंड। शेड्यूल फर्स्ट और सेकेंड में सारी ड्रग्स का नाम लिखा गया है, रूल्स लिखा गया है, रेगुलेशन लिखा गया है, उसको देख के ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। नारकोटिक कमिश्नर इज योर गेट कीपर फॉर परमिट, मतलब कि एनडीपीएस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नारकोटिक कमिश्नर एक गेट कीपर की तरह काम करता है। इसमें शेड्यूल फर्स्ट प्रोहिबिटेड लिखा है कि जो शेड्यूल फर्स्ट में जितनी भी ड्रग या सब्सटेंस लिस्टेड हुए हैं उनके ऊपर कंप्लीटली बैंड है उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। इसमें एग्जांपल में आपका आता है हेरोइन, कोकेन, इन सब के ऊपर कंप्लीट बैंड लगा हुआ है। आप इसको कोई भी पर्सन इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। कुछ ओपियम के डेरिवेटिव्स हैं जिनका आप मेडिसिनल यूज़ करते हैं, जैसे आपके मार्फिन, कोडीन, थेबिन है, तो इनको जनरली प्रोहिबिटेड है, लेकिन इनके ऊपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे परमिशन चाहिए होगा। कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपकी गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन उनके पास एक नोटिफिकेशन रहना चाहिए गवर्नमेंट से, तभी जाके वो वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सैंपल इम्पोर्टर, जो भी सैंपल इम्पोर्ट करते हैं वो ईयर में 1 केजी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, इसमें आ जाता है आपका एक्सपोर्ट साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस टू स्पेसिफिक कंट्रीज। कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें जो आपके साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस है वो प्रोहिबिटेड किए गए हैं, जिनको शेड्यूल सेकंड रिफर किया है, इसमें रूल्स रेगुलेशन लिखा गया है, ठीक है। अब क्या प्रोसीजर होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? सिंपल, इसमें दोनों लोग के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा जो आपके नारकोटिक कमिश्नर के यहाँ से मिलेगा। फिर उसके बाद आप किसी भी चीज़ को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिना नारकोटिक कमिश्नर के सर्टिफिकेट या अथॉरिटी से। उनके अज्ञात में आप कोई भी चीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर आप इसमें नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। ओके, थैंक यू।